रूल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कहता है कि देयर शुड बी नो रिपीटिंग वैल्यूज। रिपीटिंग वैल्यूज ये होती है कि सिमिलर टाइप की चीज उसके लिए दूसरा टेबल बना दिया जाए, या फिर एक एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है कि इमेजिन करें कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट 02, इसके हैं दो फोन नंबर, ठीक है, ये 5 लिख दिया, और 04 के भी दो फोन नंबर है। अच्छा, मैंने आगे कॉमा डाल के लिख दिया। सबसे पहली गलती तो मैंने ये की है कि एट्रीब्यूट कॉमा डाल के आगे एक और एट्रीब्यूट की एंट्री कर दी, ये होता ही गलत है, ये मैंने की है गलती, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर दूसरा फोन नंबर है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, एक और फोन नंबर का कॉलम बना दिया है, जिसको हम कह दिया कॉलम 1 कॉलम 2, इसके नाम भी सेम नहीं हो सकते, याद रखना है आप। अब ये है कि इसका एक और फोन नंबर है, वो है 04, इसका 05। अब क्या हो रहा है, अब दो चीजें हो रही हैं और दोनों ही चीजें वायलेट कर रही हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। एक रिपीटिंग वैल्यूज 0305, यानी कि दो फोन नंबर है एक बंदे के, रिपीटिंग वैल्यूज, ये कर रहा है वायलेट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। ब्लैंक स्पेसेस, नल एंड नल, अगेन दोनों ही चीजें मिलकर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रही हैं। तो जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो रही होगी, क्या करेंगे हम ये करेंगे कि इस टेबल को डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि एक और टेबल बनाएंगे, एट्रीब्यूट्स रहने देंगे जो इसमें जो प्रॉब्लमेटिक था, यानी जहां पे मसले आ रहे थे उस टेबल को ले जाएंगे अगले टेबल में डिकम्पोज कर देंगे, और उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को प्राइमरी की बना देंगे। ठीक है, बना देते हैं, एक टेबल फोन नंबर का बना देते हैं। ये दूसरा टेबल, उसका पहला एट्रीब्यूट है फोन नंबर, 0001 04 02 03 05। अब ये तो हो गया फोन नंबर, ठीक है। इस जगह पे क्या आएगा, ये खाली चीज है, और इस जगह पे उस टेबल में से कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, वरना लिंक नहीं होगा। दो टेबल्स तब लिंक होते हैं जब एक कोई एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन हो। तो अहद आप क्या कहते हैं कि दोनों में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो इधर आ सकता है? सर आईडी आ सकती है। आईडी आ सकती है, उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि कोई आईडी डिफरेंट हो गया, अगर हम नेम लिखेंगे नेम दो बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी हम नॉर्मलाइजेशन पे हैं। अगर क्लियर नहीं है तो लिंक से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है वीडियो का। यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी, आईडी 01, ये बिलोंग कर रहा है, दो फोन नंबर इसके बिलोंग कर रहे हैं, 02 के हो गए। ये हमारे पास एक दूसरा टेबल हो गया, डिकम्पोज हो गया फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक और चीज करेंगे, ये जिस तरह मैं फोन नंबर मिटा रहा हूँ, तो पहले टेबल में से प्रॉब्लमेटिक पार्ट हम खत्म कर देते हैं पूरे तरीके से। ये एक लाइन बना देता हूँ टू सिग्निफाई कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू आईडी। यहाँ पे आईडी इसलिए लिखा है क्योंकि आईडी पहले कॉलम का प्राइमरी पार्ट था, प्राइमरी की था। तो प्राइमरी की का मकसद यह है कि फोन नंबर चेंज नहीं होगा या फिर डुप्लीकेशन नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता तो नाम में आज दो हैं, ये भी आज के फोन नंबर हो जाते हैं, ये भी आज का फोन नंबर हो जाता है। अगेन डेटाबेस कंफ्यूज हो जाता है, एसक्यूएल कंफ्यूज हो जाता है कि किस आज की बात की जा रही है। आईडी सिग्निफाई करेगा। तो जब नॉर्मलाइजेशन का टेबल तोड़ेंगे तो एक तो प्रॉब्लमेटिक एरिया, दूसरा आईडी वाला पार्ट यानी कि प्राइमरी की वाला पार्ट हम लिख देंगे। फिर से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जब आता है कि जब बीटी कॉलम्स हो या ब्लैंक स्पेस में आपके टेबल में, उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है दो टेबल्स में, ए एंड बी। ए सेम रहता है जो टेबल था, सिर्फ उसमें से प्रॉब्लमेटिक पार्ट हटा दिया जाता है, वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट दूसरे टेबल का प्राइमरी की बन जाता है, साथ में पिछले टेबल की प्राइमरी की उसकी फॉरेन की बन जाती है, और यहाँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका सक्सेसफुली अचीव हो जाता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये है कि देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, और कंपोजिट की इसकी प्राइमरी की होती है, एक प्राइमरी की नहीं होती। पार्शियल डिपेंडेंसी टेबल में आपको समझ आ जाएगा आगे जाके। कंपोजिट की का मतलब ये है कि एक कॉलम से ज्यादा मिलके प्राइम की बना रहे हो, सिचुएशन ऐसी बन जाए टेबल में कि प्राइम, एक कॉलम प्राइम की नहीं बन सकता हो। इमेजिन करें या ये सोचें कि
डेटाबेस से हम कहते हैं कि 0 1 के मार्क्स पता करके दो, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि 0 1 की डेटाबेस के मार्क्स पता करके देने हैं या मशीन लर्निंग के, क्योंकि ये दोनों कोर्सेस ले रहा है। इसी तरह 0 4 भी 2 कोर्सेस ले रहा है, तो कैसे पता चलेगा किस कोर्स के मार्क्स हमें चाहिए, डेटाबेस के या मशीन लर्निंग के। तो यहाँ पे कंपोजिट की बन जाएगी। कंपोजिट का मतलब ये है कि 2 कॉलम मिलके प्राइमरी की बनाते हैं। कंपोजिट की हो गया आईडी और कोर्स, ठीक है। अब हम डेटाबेस से कहेंगे हमें मार्क्स पता करके दो 0 1 प्लस DBMS के, या इसका टीचर पता करके दो। तो नॉर्मली टेबल में ज्यादातर हम ये करते हैं, एक ही प्राइमरी की होते हैं, ID 1 या 0 1 की चीजें पता करके दो, एड्रेस पता करके दो, या कुछ भी पता करके दो। यहाँ पे कंपोजिट की वाली चीज बन गई है, तो 0 1 प्लस DBMS, यानी कि 2 चीजें मिलके कंपोजिट की बना रही हैं और उसका रिजल्ट हमें फाइंड करना है। इस चीज को हम कहते हैं कंपोजिट की, ठीक है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या आ रही है यहाँ पे कि कोई भी नॉन प्राइमरी की, ये प्राइम पार्ट हो गया इस टेबल का, ये 3 नॉन प्राइम है। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के आधे पे डिपेंड कर रहा हो। आधे में मतलब कि टीचर जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कोर्स पे, कि टीचर को ये सरोकार नहीं है कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है, इसमें ये भी पढ़ सकता है ये भी पढ़ सकता है, लेकिन हाँ टीचर को कोर्स से जरूर सरोकार है कि कोर्स कौन सा है। ऑब्वियसली डेटाबेस का टीचर ए है, अगर यहाँ भी देख सकते हैं ये है, तो ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की से। फिर से समझा देता हूँ, टीचर को कोर्स से सरोकार है, कोर्स से सरोकार है, बच्चे से सरोकार नहीं है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, वो इसको भी पढ़ा देगा इसको भी पढ़ा देगा। इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो जहां पार्शियल डिपेंडेंसी है, नॉर्मलाइजेशन का वही रूल, टेबल को ब्रेक कर दिया जाएगा, यानी कि ये टीचर का टेबल, ये टीचर का पार्ट हटा दिया जाएगा, और जिससे वो डिपेंडेंट था, जिसपे डिपेंडेंट था, यानी कि इन दोनों पार्ट्स में से जिसपे डिपेंडेंट था दूसरे कॉलम में वो आ जाएगा। फिर क्या होगा कि ये टीचर एक प्राइमरी पार्ट बन जाएगा, बन जाएगा। जरूरी है कि प्राइमरी बने? नहीं बनेगा। वजह ये है, ये भी तो हो सकता है कि टीचर 2 कोर्स पढ़ा रहा था, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के दूसरे पार्ट में जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की हो, ठीक है। फैच हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसमें प्राइमरी की हो, वो मर्जी हम सिंथेटिक प्राइमरी की लगा सकते हैं। टेबल मैं इसका बना, तो रिज्यूम करते हैं। और टेबल हमने बना लिया दूसरा। जो पहले टेबल में प्रॉब्लम थी वो थी पार्शियल डिपेंडेंसी की, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगेन पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, तो उसका एक दूसरा टेबल बन जाएगा। टेबल इस तरह बनेगा, जो इसका पहला कॉलम होगा वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा, यानी कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के पार्शियल पार्ट पे डिपेंडेंट था, और दूसरा कॉलम जिस पे वो डिपेंडेंट था, टीचर कोर्स पे डिपेंडेंट था और स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड नहीं करता था, तो दूसरा पार्ट हम कोर्स का लिख लेंगे। फिर अगेन पहले पार्ट में से जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो हटा देंगे। अब ये 2 टेबल्स बन गए, एक टेबल से दोनों टेबल लिंक ही हैं, और जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट टीचर था जो कि पार्शियली डिपेंडेंट था कोर्स पे, वो हटा दिया हमने, लेकिन कोर्स को रहने देंगे क्योंकि वो पार्शियल, क्योंकि वो कंपोजिट की बन रही थी, और कोर्स यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये टेबल लिंक भी है एक दूसरे से, एट्रीब्यूट्स सेम है, ठीक है। ये एक लाइन बना देते हैं विच शोज के ये दोनों लिंक कर रहे हैं टेबल से। अगेन मैं फिर से समझा देता हूँ, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तब आती है जब कंपोजिट, जब उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमेशा कंपोजिट की होगी। कंपोजिट की का मतलब ये ना समझे कि सिर्फ 2 कीज होंगी, ये 3 भी हो सकती हैं। अच्छा, तो अब कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो तो पूछ लें। सिंथेटिक प्राइमरी की भी बना सकते हैं इसमें। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जब कंपोजिट की आ गई है, प्रॉब्लमेटिक है, तो एक की आसान होगी, जिसमें सिंथेटिक की का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो सिंथेटिक की सबसे आसान है इन सारी सिचुएशन से डील करने के लिए, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक जाएगा ही, मैक्सिमम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आएगी। लेकिन अगर टेबल में लिमिटेशन है यूजर की तरफ से, यहाँ पर जिसने टेबल बनवाना है कि सिंथेटिक की चाहिए, इस टेबल ही हमें पूरा नेचुरल चाहिए, तो उस सिचुएशन में ये हम करते हैं। वरना कोई मजबूरी नहीं है कि हम इतना कॉम्प्लेक्स प्राइमरी की से फैच करें रिकॉर्ड, क्योंकि एक रिकॉर्ड तो फैच नहीं करना होता, शायद 10 बार दिन में करना हो। ये सवाल अच्छा था आपका। चलिए, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी सर।
अच्छा, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्रक्स है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है, बल्कि इसकी डेफिनेशन ही आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डेफिनेशन या इसका आसान तरीका समझने का ये है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को गैस कर सकता हो तो वो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उस टेबल को डिकम्पोज किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक फ़ायदा भी है, जब इस टेबल को हम डिकम्पोज करते हैं तो इसके बिट रेट कम हो जाते हैं, यानी कि जो पहला टेबल बना था जितने बिट्स पे, दूसरा टेबल डिकम्पोज होने के बाद उसका कॉम्बिनेशन पहले टेबल से बिट रेट उसके कम होंगे। पहले इसको डिकम्पोज करते हैं, या पहले इसमें देखते हैं कि नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम को गैस कैसे कर रहा है। हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें आईडी, नेम, पेपर टाइप और मार्क्स एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये स्टूडेंट 1 वाइवा देगा तो वाइवा के मार्क्स 10 हैं, थ्योरी कोई स्टूडेंट दे रहा है तो उसके 50 हैं, प्रैक्टिकल कोई दे रहा है तो उसके 20 हैं, फिर से एक स्टूडेंट है जो प्रैक्टिकल दे रहा है अगेन 20 मार्क्स, फिर ये वाइवा दे रहा है फिर से 10 मार्क्स। इस टेबल से हमें क्या चीज़ समझ आई कि अगर मैं एक आपसे सवाल करूं, आज मैं आपसे सवाल करता हूं, नेक्स्ट 8वां स्टूडेंट यहाँ आ जाता है, कोई भी नाम हो उसका, वो दे रहा है थ्योरी का पेपर, यहाँ थ्योरी लिख दी, ठीक है सर। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थ्योरी, मार्क्स कितने होंगे थ्योरी के? सर मार्क्स सेम नहीं होंगे, सेम हो सकते हैं, सेम ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है। अगर इसी कॉलम में मैं एक और एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऐड कर दूं, वाइवा का पार्ट हटा दूं, सिर्फ यहाँ लिख दूं 10 मार्क्स में, तो क्या आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या है? नहीं सर, इससे नहीं पता होगा। चल जाएगा, 10 मार्क्स में तो वाइवा होगा ना। अच्छा सेम शायद मार्क्स आपको समझ नहीं आया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को गैस कर सकता होगा, ठीक है। तो पहले तो प्राइम एट्रीब्यूट इसकी आईडी है, आईडी रिपीटेबल नहीं होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, फिर एक बच्चे का नाम है जो कि रिपीट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वाला पार्ट है ये दोनों, पेपर टाइप और मार्क्स। अगर मार्क्स हमें पता है तो हमें पता है कि वो पेपर टाइप कौन सा होगा, पेपर टाइप पता है तो हमें पता है कि मार्क्स कौन से होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल कहीं होगा तो हमें पता होगा 20 मार्क्स का है, वाइवा है तो 10 मार्क्स का होगा। तो ये सिचुएशन जब हमारे सामने आए किसी टेबल में, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की रूल को वायलेट कर रहा है, ब्रेक कर दिया जाता है टेबल को। टेबल को ब्रेक करने का तरीका ये होगा कि इन दोनों में से एक पार्ट ओरिजिनल टेबल से हटा दिया जाएगा, ठीक है, या तो हम पेपर टाइप खत्म कर देंगे या मार्क्स खत्म कर देंगे, ऑप्शन है हमारे पास। जो दूसरा टेबल बनेगा उसमें ये दोनों टाइप्स लिख देंगे ताकि टेबल लिंक भी हो। अच्छा, टेबल बना लेते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा टेबल हमने आपके सामने बना दिया है, वही चीज़ के थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब भी वायलेट हो रहा होगा तो जो दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एक दूसरे को गैस कर सकते होंगे वो दोनों ही लिख दिए हैं मैंने। लेकिन आपको एक चीज़ शायद समझने वाली है कि ये सिर्फ 3 कॉलम है, वहाँ ज़्यादा कॉलम, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ही 3 है, वाइवा, प्रैक्टिकल और थ्योरी, ठीक है, तो रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के मार्क्स भी सेम ही हैं, तो ये अगेन स्पेस ज़ाया करने वाली बात होगी, यहाँ भी और डेटाबेस टेबल में भी। लेकिन एक और चीज़ की जाती है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे को गैस कर रहा था, एक हमारे पास ऑप्शन है, हम डिलीट कर सकते हैं, तो कोई भी डिलीट कर सकते हैं, मार्क्स का कर देते हैं, कोई भी से मतलब है मार्क्स और पेपर टाइप में से। अच्छा जी, ये इस टेबल से लिंक्ड है, लिंक्ड इस वजह से है कि पेपर टाइप दोनों में सेम है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को गैस कर सकता होगा तो उस टेबल डिकम्पोज किया जाएगा, एक पार्ट उसका हटा के अलग लिख दिया जाएगा, साथ में दूसरा अटैच कर दिया जाएगा और ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो जाएगा। कोई सवाल? अच्छा, आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें। जी सर, आपने ये बताया था कि बिट रेट कम होंगे, कैसे कम होंगे? बिल्कुल सही है। आप इमेजिन करें कि ओरिजिनल टेबल में एक बॉक्स 1 बिट का था, ठीक है, इमेजिन करें। तो एंट्रीज कितनी थी पहले टेबल में? 7 × 4, ओरिजिनल टेबल में 7 × 4 = 28। ये ओरिजिनल बिट रेट था टेबल का। जब डिकम्पोज हो गया तो दोनों को कैलकुलेट करना होगा, 2 टेबल्स बन गए एक से, 7 7 7 21 21 प्लस 6 1 2 3 4 5 6 21 प्लस 6
इज इक्वल टू 27। ऑल्दो क्योंकि टेबल छोटा है तो यहाँ पे सिर्फ एक 28 और 27 एक बेहतर हो गई यहाँ पे बिट, लेकिन टेबल ज़्यादा बड़े होते हैं तो और ज़्यादा ज़्यादा बेहतरी आती है। 2-3 और रिकॉर्ड होती तो ये 24 पे भी, ये 24 पे चला जाता, वो ज़्यादा चला जाता। ठीक है सर। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया जी होगा। जी सर। बिट रेट की इसमें कमी हो जाती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये स्पेस बचाने की काम, ऑल्दो के इतने छोटे टेबल में स्पेस बचाए करना कुछ भी नहीं है। ये जब लाखों एंट्रीज होती हैं तब ये काम की चीज़ होती है। एफिशिएंसी फिर तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा जी, BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है और ये स्ट्रिक्टर वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या था, एक नॉन प्राइमरी की दूसरे नॉन प्राइमरी की को गैस कर दे तो प्रॉब्लम आती है। इस टेबल में अगर एक प्राइम की दूसरे प्राइम की को गैस करे तो प्रॉब्लम आती है। और इसका सिंपल सा रूल है, इफ x डिटरमिन्स y, x शुड बी प्राइमरी की। यानी कि अगर एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को गैस कर पा रहा है तो पहला एट्रीब्यूट प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी नॉन प्राइमरी प्राइमरी को गैस नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये टेबल हमें ब्रेक करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का जिसमें एक दो स्टूडेंट यानी कि एक ही स्टूडेंट दो कोर्स पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है वो भी दो कोर्स पढ़ रहा है। इस टेबल की लिमिटेशन क्या है कि हर टेबल की लिमिटेशन होती है। इस टेबल की लिमिटेशन क्या है कि एक टीचर एक ही कोर्स पढ़ा सकता है, लेकिन एक कोर्स को दो टीचर्स पढ़ा सकते हैं। अगेन एक कोर्स एक ही टीचर एक ही कोर्स पढ़ा सकता है, लेकिन कोर्स दो टीचर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस टेबल में क्या मसला आ रहा है कि ग्राफिक्स का टीचर जे C++S भी पढ़ा रहा है, C++A भी पढ़ा रहा है। तो इसकी प्राइमरी कीज जो है अगेन कंपोजिट की है। इसमें प्राइमरी कीज स्टूडेंट और कोर्स मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। ये नॉन प्राइमरी पार्ट है यानी टीचर का। अब इसमें टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, बच्चे का नाम तो गैस नहीं कर सकता अगर ये कोई भी कोर्स पढ़ा रहा हो, यानी कि इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, ये पार्ट सही हो जाता है। टीचर क्योंकि एक कोर्स पढ़ा रहा है तो ये ग्राफिक्स वाले पार्ट को गैस कर सकता है, यानी कि ये रूल इसका खत्म हो गया। x यानी कि अगर हम इसमें देखें, इसको x मान लें, इसको y मान लें। x इज डिटरमिनिंग y बट x एट दिस पॉइंट इज नॉट अ प्राइम की। यानी कि अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे। ऐसी सिचुएशन है तो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इसका एक रूल है, आर रूल ऑफ डिकम्पोजिशन। आर रूल ऑफ डिकम्पोजिशन ये कहता है कि जो ओरिजिनल टेबल था उसमें से दोनों पार्ट्स में हम नॉन प्राइम की लिख देंगे, दोनों पार्ट्स में, R1 में भी R2 में भी नॉन प्राइम की एक कॉलम में लिख देंगे। R2 वाले कॉलम में लिखेंगे जिसको वो गैस कर पा रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्स का नाम लिख देंगे। और R1 में प्रॉब्लमेटिक पार्ट के साथ क्या लिखेंगे, जो चीज गैस नहीं हो पा रही थी। तीन ही तो कॉलम है हमारे पास। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। आर रूल ये कहता है कि इस तीन एट्रीब्यूट वाले टेबल को दो टेबल्स में ब्रेक कर देंगे जिसमें दो दो एट्रीब्यूट्स होंगे। दोनों टेबल्स में ये लाजमी होगा, प्रॉब्लमेटिक पार्ट या नॉन प्राइम पार्ट। R2 में इसको जिसको वो गैस कर पा रहा था उसके साथ अटैच कर देंगे और दूसरे टेबल में स्टूडेंट के साथ अटैच कर देंगे। टेबल बना देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो हमने ओरिजिनल टेबल से दो टेबल बना लिया, R1 और R2। वही बात कि डिकम्पोज करने के बाद दोनों टेबल्स में प्रॉब्लमेटिक पार्ट लिख देंगे। R2 में वो पार्ट जिसको वो गैस कर पा रहा था नॉन प्राइम की, और पहले पार्ट में जिससे इसका लेना देना था लेकिन गैस नहीं कर पा रहा था। तो ये 3.5 नॉर्मल फॉर्म या वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है। और अब आपने अचीव कर लिया डिकम्पोज करने के बाद। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हों, उससे रिलेट करते हैं। हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का जिसमें स्टूडेंट फोन नंबर हॉबी, इसको लेबल कर देंगे A B C से। एक स्टूडेंट के दो फोन नंबर हैं, एक ही स्टूडेंट की दो हॉबीज भी हैं, सेम फॉर द अदर स्टूडेंट एज वेल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो रही है।
तो इसको हम ब्रेक करेंगे बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो सर फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं डी का, जिसमें इसका होगा एड्रेस। एड्रेस को मान लेंगे सबका एक ही एड्रेस है इस टेबल के लिए, ए बी बी। इस छोटे से टेबल में स्टूडेंट मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट्स भी हैं, स्टूडेंट की फंक्शनल डिपेंडेंसी भी है। मल्टी वैल्यूड क्या है, उसके फोन नंबर और हॉबी, क्योंकि दो हैं, लेकिन एड्रेस एक है स्टूडेंट का। यही स्टूडेंट ऑब्वियसली यहाँ भी रह रहा है, तो दोबारा अगर इसका नाम आएगा वही लिखा जाएगा ए। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये डी कर दिया इसको हमने। क्या इनको प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग होता है। ए एरो डी, ए इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डी, लेकिन ए इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंट ऑन बी। इसको कैसे लिखेंगे, चेंज ये होगा कि एरो डबल हो जाएंगे, ए इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंट ऑन बी, ए आल्सो इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंट ऑन डी, ऑन सॉरी सी था हॉबी। तो दो एरो का मतलब है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, एक एरो का मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इस टेबल को ब्रेक इस तरह किया जाएगा कि स्टूडेंट का नाम जो कि डिपेंडेंट था उसको रखेंगे दो कॉलम्स में, इसको ब्रेक किया जाएगा दो कॉलम्स में, और फोन नंबर एक में लिखेंगे, एक में हॉबी कर देंगे। तो हम ब्रेक कर देते हैं टेबल को। तो इस टेबल को हमने डिकम्पोज कर दिया, दो जो ओरिजिनल टेबल था हमारा उसको हमने डिकम्पोज कर दिया दो टेबल्स में। एक जो मेन डिपेंडेंट था जो दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहा था उसको दोनों टेबल में पहले कॉलम में लिख देंगे। बाकी जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट थे, एक फोन था एक हॉबी था, वो हमने उसका दूसरा पार्ट कर दिया। तो नॉर्मलाइजेशन में हमेशा टेबल डिकम्पोज होते हैं, याद रखिएगा। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब ये है, अच्छा सबसे पहले तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मली तीन कॉलम्स का टेबल होता है, या इवन चार का भी होता है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है, आप ये समझ लें जॉइंट डिपेंडेंसी में, कि इसके सारे कॉलम में मिलके एक की बनाते हैं। यानी कि इसमें ये दो कॉलम मिलके कंपोजिट की, या एक कॉलम मिलके प्राइमरी की नहीं बना रहा, ये सारे मिलके ही कंपोजिट की बना रहे हैं। क्योंकि इसमें इतनी गड़बड़ और गिटपिट होती है इन टेबल्स में, स्पेशली इतनी होती है। तो ये तीन कॉलम्स के बाद ये तीनों मिलके कंपोजिट की बना रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि एक टेबल में तीन कॉलम है या चार कॉलम है, सभी कंपोजिट की बना रहे हैं। अच्छा, इस टेबल में जब हमने देख लिया सब के सभी कंपोजिट की बना रहे हैं, तो इसको मैक्सिमम टेबल्स में हम एक्सपेंड करेंगे। यानी कि तीन है तो इसको दो दो के तीन बन जाएंगे। इनको लेबल कर दिया ए बी सी में, तो ए बी सी, ए बी बन जाएगा, ए सी बन जाएगा और बी सी बन जाएगा। ये दो दो कॉलम्स के तीन स्प्लिट हो जाएंगे। इससे हमें अचीव हो जाएगा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो पूरे टेबल्स लिखने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि इनकी ऊपर के एट्रीब्यूट्स ही लिख देते हैं। ए बी का मतलब ये है कि आईडी एंड कंपनी, ये हो गया ए बी। ए सी कर देते हैं। ए सी का क्या मतलब होगा, आईडी और डिपार्टमेंट, ठीक है। तीसरा है बी सी, कंपनी और डिपार्टमेंट, ठीक है। एक टेबल जिसमें तीनों कंपोजिट की थी उसको स्प्लिट कर दिया मैक्सिमम टेबल्स में। तीन को हम एक टेबल के अगर तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन कॉलम बन जाएंगे। ये अगर चार होते तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पांच होंगे तो कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो सारा टेबल ही मिलके अपने आप में प्राइमरी की हो, यानी कंपोजिट की हो। ये इतना गड़बड़ वाला टेबल होता है।